था। वह लकड़ी का काम करता था और उसी में मस्त रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। उसका भी दिनेश की उम्र का एक बेटा था। उसका नाम तरुण था। तरुण को अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड था और वह अक्सर एरोप्लेन में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वह जब किसी नई जगह की सैर करके गांव लौटता था तो गांव वालों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता था। एक दिन तरुण अपनी कार रोककर गांव वालों से बात करता है। राम राम छोटे जमींदार, कहाँ घूमने आए हैं? जहाँ अमीर लोगों को घूमना चाहिए। एरोप्लेन में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने एरोप्लेन? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो एरोप्लेन जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तुम गरीब बैलगाड़ी छाप और कर भी क्या सकते हो। तरुण गरीब गांव वालों पर यह ताना कसकर निकल जाता है, मगर गरीब गांव वालों को उस घमंडी तरुण पर गुस्सा आता है। घमंडी जमींदार का बेटा हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने पर लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला आदमी हो। घमंडी हाथी है ससुरा, तभी तो इतनी लंबी नाक है। पर हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाएं तो इसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक दिन दिनेश का बेटा राका उससे लकड़ी का छोटा एरोप्लेन बनवाने के लिए जिद कर रहा होता है। पापा पापा, हमारे लिए लकड़ी का एरोप्लेन बना दो, हमें एरोप्लेन से खेलना है। नहीं नहीं, एरोप्लेन से खेल कर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की यह बात सुनकर उसकी पत्नी आशा को गुस्सा आ जाता है और वह दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हो जी, बच्चा एरोप्लेन ऐसा पहले बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? कहीं बच्चा एरोप्लेन से गिरकर चोट न खा ले, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से डरते हो। कहीं उसने तुम्हारे बेटे को एरोप्लेन से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। यह सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा हो जाता है और वह जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे डरता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश यह कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा, बहन पेट में अफारे की दिक्कत है, कहो तो इलाज कर लूं? कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का घमंडी बेटा शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर। यह सुनकर दिनेश अफारे का मतलब तुरंत से समझ जाता है। यह हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये मूर्ख हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। यह सुनकर आशा फिर से दिनेश पर ताने मारते हुए कहती है, वह अमीर बाप की औलाद है बहन। उसका बाप तो उसे असली वाला हेलीकॉप्टर दिलाने की हिम्मत रखता है और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने का दम नहीं रखता। ऐसा मत बोलो आशा, मैं चाहूँ तो लकड़ी का पूरा एरोप्लेन भी बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुहूर्त के लिए पंडित बैठाने पड़ेंगे क्या? यह कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है। मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस घमंडी का घमंड चूर करने के लिए गरीबों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का बेटा गांव में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है। तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया है ना, कोई एरोप्लेन तो नहीं लाया है जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू चुप कर बे गरीब, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है एरोप्लेन की। जमींदार के घमंडी बेटे का यह बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना घमंड है तो मैं लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना। अगर तू लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके गांव छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये न कर सका तो मैं भी अपना सब कुछ तुम लोगों को देकर गांव छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की इस बात से तरुण खुश न हुआ और बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को गांव छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। क्यों भाई गांव वालों,
मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से गांव वाले जमींदार के घमंडी बेटे के घमंड से भी तंग आ गए थे, इसलिए सब ने बिना विचार किए ही हामी भर दी। हाँ हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस दिन के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का एरोप्लेन बनाने में लग जाता है और जमींदार मन ही मन यह सोचकर खुश होता रहता है कि अब तो गांव के सब गरीब किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का एरोप्लेन उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्या बे दिनेश, तो कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी डुबोएगा? तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते ना नजर आए। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा एरोप्लेन बना लेता है। ये पूरा एरोप्लेन कार के पहियों पर खड़ा था। इस एरोप्लेन को देखकर जमींदार और उसका बेटा दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये एरोप्लेन बनाया है या लकड़ी की बास? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ संदेह से देखने लगते हैं। अरे भाइयों, उनकी बातों को भूलकर एरोप्लेन में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले मन मारकर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका बेटा भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, मगर दिनेश का एरोप्लेन चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। चुप करके बैठो, एरोप्लेन तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का यह कहना था कि लकड़ी के एरोप्लेन में न जाने कहां से जान आ गई। वह सचमुच ही दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर की बगल में से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके घमंडी बेटे का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे दोनों बाप बेटा अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सब गांव वालों में बांट दिए। इस तरह सब गांव वाले दिनेश की बुद्धिमत्ता को मान गए। फूलपुर नाम के एक गांव में एक जादूगर रहता था। अपनी कला से वो लोगों को जादू दिखाकर अपने और अपने बच्चों की परवरिश किया करता था। बड़ा बेटा राजू, जो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था, और छोटा बेटा श्याम, जिसका सपना था कि बड़ा होकर वो आलीशान गेस्ट हाउस खोले। उन्हें अपने पिताजी के कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा से उनके कर्तव्य के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पिताजी अपने कर्तव्य को छोड़कर कोई ढंग का काम काज करे। भाई पिताजी को हमने लाख समझाया है कि ये काम छोड़ दें। कब तक कर्तव्य और कबूतर उड़ाकर घर चलाएंगे? हमें आगे चलकर हमारे सपने पूरे करने हैं। बात तो सही है, लेकिन उतने पैसे हमारे पास हैं भी नहीं। हम ये सब करेंगे कैसे? कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। राजू और श्याम के ऐसे व्यवहार से जादूगर हमेशा दुखी रहता। अपने बच्चों के लिए कुछ न कर पाना जादूगर के लिए भी मुश्किल था। एक बार जब जादूगर अपना कर्तव्य लोगों को दिखा रहा था, उसी कर्तव्य के दौरान उसे चोट लग गई और उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें अब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सेहत का ध्यान दे, इन्हें आराम की जरूरत है और आप लोग इनका ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। पहले ही कम दिक्कतें थी, अब और हमारे परिवार में आ गई। एक तो हमारे घर पर एक ही आदमी थे जहां से आमदनी आ रही थी। सारे पैसे हॉस्पिटल के इलाज में खर्च हो गए। राजू और श्याम की चिंता देखकर उनके पिताजी उन्हें बुलाकर कहते हैं, तुम दोनों क्या सोचते हो? मैं तुम्हारे सपनों के बारे में नहीं जानता। मुझे पहले से ही पता है तुम्हें गेस्ट हाउस खोलना है और तुम्हें पायलट बनना है। कम पैसों की वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने जादुई तजुर्बे से कह सकता हूँ तुम दोनों की
ये इच्छा जरूर पूरी होगी। आप हमारी चिंता ना करें, आप अपना ध्यान रखें। बचपन से आपने ही हमें संभाला है, इतना ही हमारे लिए बहुत है। लेकिन हमारी इच्छाएं आपको कैसे पता चली? इस बारे में तो हमने आपसे कभी कोई बात नहीं की। वो तो तुम्हारा बाप ही ना। समय आने पर तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। जाओ जाओ, अब मुझे आराम करने दो। राजू और श्याम अपने पिताजी के कमरे से बाहर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी ने उनके लिए एक छोटा जादुई प्लेन रखा है। राजू और श्याम जानते थे कि उसमें जादू है। दोनों भाई जादुई एरोप्लेन लेकर खुले मैदान में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं। शायद इस मैदान में कुछ काम बने। एरोप्लेन यहाँ रख दो और जादू देखो। राजू ने जैसे ही एरोप्लेन जमीन पर रखा, देखते ही देखते एरोप्लेन पूरे मैदान में आ गया। अरे वाह, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। जरूर पिताजी ने मेरे बारे में भी कुछ सोचा होगा। इससे हम व्यापार करेंगे। विदेशी लोगों को हमारे गांव में विमान से लाकर उसका उपयोग करेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारा कारोबार बहुत चलेगा अगर हम इसे चला पाए तो। ठीक वैसा ही हुआ। राजू अपने जादुई एरोप्लेन से विदेश जाकर विदेशियों को लाता। समय बीत रहा था। जादूगर की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। अपने बच्चों को खुश देखकर वो बहुत खुश था और एक दिन अपने बच्चों के एरोप्लेन के चक्कर लगाने के लिए जादूगर चला जाता है। अरे वाह राजू बेटे, तुमने तो बहुत अच्छा व्यापार संभाला हुआ है। मैंने तो छोटी सी एरोप्लेन रखी थी यहाँ। देखने से पता चल रहा है कि दोनों भाइयों ने मिलकर आलीशान महल बना दिया है। अरे पिताजी, ये सब आपकी जादू की वजह से ही तो हुआ है, वरना हम कहाँ जाते। राजू भैया भी बहुत खुश हैं। जी पिताजी, मेरा बचपन का पायलट बनने का सपना पूरा हो गया। मैं पढ़ तो नहीं सका, लेकिन आपके जादू की मदद से मैंने हर चीज हासिल कर ली है। राजू का एरोप्लेन से बहुत अच्छा कारोबार होने लगा था और श्याम राजू के एरोप्लेन से विदेशियों का स्वागत करता था और उन्हें गांव घुमाने का काम किया करता। दोनों भाई अच्छा पैसा कमा रहे थे। विदेशी उनके काम से खुश होकर उन्हें ज्यादा पैसे दे दिया करते थे। सुनो, हम तुमसे कहना चाहता है कि एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस शुरू कर दो। इससे तुम्हारा ज्यादा मुनाफा होगा। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इस बारे में सबसे बात करता हूँ। थैंक यू। श्याम विदेशी की बात सुनकर अपने भाई और अपने पिता से ये बात कहता है। भाई और पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों ना हम एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस चालू कर दें। इससे हम लोगों को अपने गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे कई गांव में घुमाएंगे। सही कहा, लोग घूम भी लिया करेंगे और वहीं आराम भी कर लिया करेंगे। तुम दोनों की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं। बस एक शर्त है, इसमें तुम्हारा साथ मैं भी दूंगा। सब खुश हो जाते हैं और एरोप्लेन में गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी करते हैं। एरोप्लेन बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लगता था मानो आलीशान महल हो। लोग एरोप्लेन गेस्ट हाउस पर खूब मजे से सवारी करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, इससे तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। मुझे नहीं लगा था कि मेरा गेस्ट हाउस खोलने का सपना कभी सच हो पाएगा। इसलिए हमने तय किया है। क्या? मुझे भी बताओ। हमारे परिवार ने तय किया है कि आने वाले पूरे 1 साल तक तुम्हें हम फ्री में घुमाएंगे और अपने एरोप्लेन गेस्ट हाउस में फ्री में रहने देंगे। और इसी तरह राजू और श्याम का एरोप्लेन गेस्ट हाउस दुनिया भर में मशहूर हो गया। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते और उसका आनंद लेते और वो विदेशी आदमी भी उनके रंग में रंग गया था। रमेशपुरम नाम के गांव में राधे मोहन और शिवा 2 जिगरी यार रहते थे। शहर से पढ़ाई करके जब वो रमेशपुरम आए तब उन्होंने देखा कि गांव का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया है। 300 साल पहले का दिया हुआ श्राप
आज भी लोग भुगत रहे थे। जब तक रमेशपुरम में कुछ अच्छाई नहीं होती, लोगों को यहाँ गर्मी से गुजरना ही पड़ेगा। गांव में सूखा आ जाएगा। गांव के लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। देख रहा है शिवा, आज भी लोग इस गांव के उस श्राप से मुक्त नहीं हुए। वो पिछले जमींदारों की बात थी, उनके छल कपट से लोग आज भी यहाँ गर्मी से परेशान हैं। वही तो मैं भी देखकर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है इनके लिए। आखिर पुरखों की सजा ये बेचारे मासूम बच्चे कब तक भुगतते रहेंगे। गांव की दुर्दशा देखकर शिवा और राधे मोहन परेशान ही थे कि वहाँ पर उनके झुग्गी चाचा आ गए। आ गए तुम दोनों शैतान, इतने सालों बाद आए हो। जरूर मेरे लिए कुछ तोहफा लाए होगे। अरे आप अब तक हैं? हमें तो लगा कि परलोक सिधार गए होंगे। नालायक, अभी भी नहीं सुधरा। और आप ये इतने सारे बर्तन लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है बेटा, उस बरसों पहले श्राप की वजह से आज भी गांव में पानी की एक बूंद नहीं आती। इसलिए हम दूसरे गांव जाकर वहां पानी जमा करते हैं। झुग्गी चाचा अपने साथ उन्हें दूसरे गांव में लेकर गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा और रमेशपुरम के लोगों के लिए एक बड़ी सी सीमेंट की टंकी बनवाकर रखवा दी गई है, जिससे रमेशपुरम के लोग वहां से पानी लेकर अपने गांव जाते हैं। यह तो बहुत ही गंदा पानी है। इस पानी को आप सब पी रहे हैं? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। इस पानी को पीने से अच्छा है कि इंसान अपनी जान गंवा दे। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। लाचार हैं पूरे गांव वाले। इसका समाधान क्या है? मैं अपने रमेशपुरम के वासियों को इस तरह पानी के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। इसके लिए बहुत बड़ा तप करना होगा। उस जमींदार को बुलाकर सबके सामने माफी मांगनी होगी और ऊंची चोटी की कुलदेवी को हमें खुश करना होगा। शिवा और राधे मोहन ने जैसे ही ऊंची चोटी के कुल देवी को खुश करने की बात सुनी, तो वो दोनों जप तप और कुल देवी को खुश करने के उपाय ढूंढते हुए उस पापी जमींदार के घर पहुंच गए। जमींदार साहब, हम आपके पास गांव की पुरानी पानी की समस्या को लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे। मैं तुम दोनों को बचपन से ही जानता हूँ। अगर तुम्हारे पास इस चीज का समाधान है तो तुम बताना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ आपको भी ऊंची चोटी वाली कुलदेवी के मंदिर आना होगा और वहाँ जाकर तप करना होगा। जमींदार शिवा और राधे मोहन तीनों जप तप करने ऊंची चोटी के कुलदेवी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग करना शुरू करते हैं। हे देवी, मेरे पुरखों ने जो गलती की थी उसकी सजा मेरे आज के पूरे गांव वालों को मिल रही है। कृपा करे देवी, कृपा करे। तीनों ने पूरे एक दिन तक कुल देवी के लिए तप करके उन्हें खुश करने का प्रयास किया। पूरे एक दिन बीत जाने के बाद वहाँ पर कुल देवी प्रकट हुई और कहने लगी, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारे संपूर्ण गांव, प्रेम और अच्छे मन की वजह से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी मांगे तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन एक आशीर्वाद इन दोनों लड़कों को दे सकती हूँ। हमारे गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता देवी? तुम्हारे पूर्वजों को उन बुजुर्गों का श्राप लगा है। उनकी बद्दुआ सिर्फ गांव के लोगों को खुश करके ही ठीक की जा सकती है। लेकिन गांव के लोग खुश कैसे होंगे? यही तो समस्या है। उन्हें खुश करने के लिए कोई तो उपाय बताइए जिससे गांव के लोग खुश हो जाएं और उनकी ये पानी और बंजरपन की समस्या चली जाए। मैं तुम दोनों को एक वरदान देती हूँ। इस मंदिर की मिट्टी को तुम दोनों जिस चीज पर भी रखोगे वो चीज बर्फ की हो जाएगी। इस मिट्टी को तुम दोनों को साथ में उठाकर उस चीज पर रखना होगा, लेकिन उस बर्फ को पिघलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तथास्तु। रमेशपुरम की कुलदेवी ने बर्फ बनाने के उपाय उन्हें बता दिए थे। उस चीज से दोनों दोस्त परेशान थे और जमींदार से कहने लगे, जमींदार साहब, हम बर्फ से गांव वालों को कैसे खुश कर सकते हैं? शिवा ठीक कह रहा है, इसका कोई उपाय तो बताइए ना। गांव वासी कभी हवाई जहाज में
नहीं बैठे हैं। आज ही मेरे दूर का मित्र अपने हवाई जहाज में बैठकर मुझसे मिलने आ रहा है। तुम चाहो तो अपने वरदानों का उपयोग कर सकते हो। ठीक वैसा ही हुआ। शिवा और राधे मोहन जमींदार के दोस्त के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्होंने हवाई जहाज देखा, दोनों खुशी से पागल हो गए। कैसे हो जमींदार साहब? तुम्हारा गांव तो ऊपर से बहुत ही प्यारा दिखता है। अब आप जैसे धनवान हमारे गांव आए हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जमींदार के दोस्त जब उनसे गप्पे लड़ा रहे थे, तब शिवा और राधे मोहन ने अपना काम कर दिया। वो हवाई जहाज के पास मंदिर की मिट्टी लेकर गए और उन्होंने मिलकर मिट्टी हवाई जहाज पर रखी और वो हवाई जहाज बर्फ की हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे संभव है? इतना ठंडा और कोमल कैसे कुछ हो सकता है? इस बर्फ के हवाई जहाज से हम पूरे गांव को घुमाएंगे और उन्हें खुश करेंगे। इससे हमारा गांव खुश हो जाएगा और उस श्राप से मुक्त भी हो जाएगा। जमींदार ने एडवर्ड को सारी बातें बताई। ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? साइंस से बहुत ऊपर की बात है। मेरे एरोप्लेन को तुमने इतना बड़ा बर्फ का एरोप्लेन बना दिया, कमाल कर दिया। क्या हम इसमें गांव वालों को बुलाकर उन्हें सवारी बनाकर घुमा सकते हैं? जमींदार दोस्त के लिए कुछ भी। तुम जाकर सबको बुला कर लाओ। उनके साथ साथ मैं भी बर्फ के हवाई जहाज की सवारी करूंगा। शिवा जाकर गांव वालों को बुलाता है और पूरे गांव वालों को उस बर्फ की हवाई जहाज में बिठा देता है और उन्हें आकाश का चक्कर लगवाता है। इतनी खुश मैं आज तक किसी भी सवारी से नहीं हुई जितनी आज इस बर्फ के हवाई जहाज की सवारी से हुई हूँ। सही कहा तुमने। पूरा गांव अपने दुख भूलकर इस बर्फ के हवाई जहाज का आनंद ले रहा है। पूरा रमेशपुरम गांव उस बर्फ के हवाई जहाज में आनंद लेकर नीचे उतरता है। सारे गांव वाले खुश नजर आ रहे थे। देखते ही देखते रमेशपुरम में 300 साल बाद बारिश होने लगी। अरे ये क्या, हमारे गांव में बारिश? लगता है मेरे पुरखों को जो श्राप लगा था वो चला गया। हमारे गांव में वर्षा होने लगी। हमने कुल देवी के कहे अनुसार गांव वालों को खुशी दी, इसी वजह से श्राप हट गया। ये हुई ना बात। अब हमारे गांव वालों को किसी भी चीज के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ेगा। तुम दोनों की वजह से आज ये चीज मुमकिन हुई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी।